हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं जसवंत चौधरी, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एसएससी सीजीएल टारगेट 2024 को करती है ऑफलाइन टेस्ट सीरीज सॉल्यूशन 101। ये ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन है जो क्वेश्चंस यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप मेरे साथ में जुड़ रहे हो तो टेलीग्राम चैनल है मेरा, इंग्लिश पे जसवंत चौधरी के नेम से आप इसके साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी इंपॉर्टेंट वोकेबलरी होती है, वो मैं यहाँ पे अपडेट करता हूँ। ठीक है, ये मेरा फेसबुक पेज है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम पेज के साथ जुड़ सकते हैं और फेसबुक पेज के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। ये सेंटेंस जो दिया हुआ है वो आपका एक्टिव वॉइस का है, इसका पैसिव वॉइस पूछा है। ठीक है, डू यू वांट अ पेंसिल, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है और इसका पैसिव वॉइस बताना है। ठीक है, अब देखो एक्टिव वॉइस है ये। अब डू प्लस वी वन आ रहा है इसमें। ठीक है, आप देख पा रहे हैं डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और डू प्लस जो वी वन होता है, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म, इसको हम चेंज करते हैं, ये क्वेश्चन मार्क, इसको हम चेंज करते हैं इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म। ये इसका स्ट्रक्चर होता है, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाँ, प्लस बाई और फिर ये आपका बाई जुड़ जाएगा। ठीक है, चलिए, अब बाई ऑब्जेक्ट के द्वारा बाई जुड़ता है। चलिए, अब देखो होता क्या, एक्टिव वॉइस जो होता है उसमें एक्शन करने वाला सब्जेक्ट होता है, पैसिव वॉइस जो होता है उसमें एक्शन सब्जेक्ट के ऊपर होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ एक देखो इसका स्ट्रक्चर जो है, यहाँ पे पेंसिल, पेंसिल आपका ऑब्जेक्ट है। अब पेंसिल जो ऑब्जेक्ट है ये क्या बनेगा, हमारा सब्जेक्ट बनेगा, और जब ये सब्जेक्ट बनेगा इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो ये आ पेंसिल के साथ में क्या आएगा, इज, और वर्ब की क्या आएगी, थर्ड फॉर्म। तो इज अ पेंसिल वांटेड बाय यू, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डी ऑप्शन, इज अ पेंसिल वांटेड बाय यू। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो हैज तो होगा नहीं बिल्कुल, एच प्लस बी थ्री तो होता ही नहीं है। इज के साथ में यहाँ वांट आ रहा है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा हमारा। वॉज के साथ में नहीं होता क्योंकि डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये प्रेजेंट सिंपल का जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। ठीक है, हाँ, क्योंकि इसका जो पॉजिटिव होता है, अगर हम पॉजिटिव की भी बात करते हैं ना, अगर पॉजिटिव स्ट्रक्चर की बात करें, जैसे मैं लिखूं यू वांट अ पेंसिल, तो इसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो ये इसका पैसिव वॉइस बनता है अ पेंसिल इज वांटेड बाय यू। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर डी ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका ये वन वर्ड का है। ठीक है, अब देखो इसमें वन वर्ड पूछा है आपसे। ये कह रहा है कि लार्ज केज और बिल्डिंग फॉर कीपिंग बर्ड्स, एक ऐसी जगह, एक ऐसा पिंजरा, एक ऐसी जगह जहां पे वर्ड्स, पक्षियों को रखा जाता है। तो पक्षियों को रखने की जगह जो होती है उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो एनिमल, फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन है कैनल। कैनल जो होता है, कैनल एक ऐसा प्लेस होता है जहां पे डॉग्स को रखा जाता है, अ प्लेस वेयर डॉग्स आर केप्ट, जैसे हिंदी में कह देते हैं कुत्ता घर। ठीक है, हाँ, कैनल ये होता है। अगला वर्ड है स्टेबल। स्टेबल वो होता है जहां पे हॉर्सेस, अ प्लेस वेयर हॉर्सेस आर केप्ट, इसे हिंदी में कहते हैं अस्तबल। ठीक है, अगला वर्ड दे रखा है हमारा एवियरी। देखो एवियरी जो है वर्ड है, इसमें एक रूट वर्ड आ रहा है आपका, में एक रूट वर्ड आ रहा था एवी। एवी का मतलब होता है, ये रूट वर्ड है वर्ड्स, और एक आ रहा है ए आर बाई। ए आर बाई बताता है प्लेस को। तो एवियरी जो होता है उसे हम कहते हैं पक्षीशाला, इसका हिंदी मीनिंग होता है पक्षीशाला। एवियरी का अ प्लेस वेयर वर्ड्स आर केप्ट। ठीक है, और एक लास्ट दे रखा है हमारा एक्वेरियम। एक्वेरियम में एक्वा जो है वो वाटर का रिलेटेड है, और आई यू एम ये प्लेस को बता रहा है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मछली घर। ठीक है, एक्वेरियम जो होता है यहाँ पे फिशेस को रखा जाता है, या फिश कह लो, बात एक ही है। अ प्लेस वेयर फिश
आर कैप्ड। तो इसका जो आंसर बनेगा हमारा एवियरी, इसका आंसर सी होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है रिपीटेडली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच का है, ठीक है। अब देखो रिपोर्टेड स्पीच में आपको देखना है, क्वेश्चन दोनों तरह से आते हैं एग्जाम में, डायरेक्ट स्पीच का और इनडायरेक्ट स्पीच का। डायरेक्ट देगा इनडायरेक्ट पूछ लेगा, इनडायरेक्ट देगा डायरेक्ट पूछ लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस दे रखा है वो आपका डायरेक्ट स्पीच का है और आपसे इनडायरेक्ट पूछा है, ठीक है। हाँ, तो देखो ये सैड माई ब्रदर ये लास्ट में भी आ जाता है और स्टार्टिंग में भी आ जाता है। आप लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर को देखो, आई वॉज अनेबल टू बुक एनी रेस्टोरेंट इन दिस एरिया सैड माई ब्रदर, ठीक है। हाँ, इन्वर्टेड कोमाज में बंद है, ये स्टेटमेंट है और वॉज के साथ में आ रहा अनेबल, ठीक है। अब देखो ये वॉज के साथ अनेबल जो है इसको हम चेंज करते हैं किसमें, हैड बीन प्लस अनेबल में। हैड अनेबल जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है, ठीक है। हाँ, ये वॉज बी फॉर्म है, बी प्लस एडजेक्टिव का स्ट्रक्चर है, ठीक है। हाँ, अब देखो सैड दे रखा है, सैड का तो सैड ही रहता है। अब देखो यहाँ पे एक में सेज आ रहा है तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, इन तीनों में सैड आ रहा है, ठीक है। लेकिन देखो इसमें यहाँ पे क्या आ रहा है, हैज बीन आ रहा है, तो ये वाला भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया इसकी वजह से, ठीक है। अब देखो एक में हैज बीइंग आ रहा है, ये इसकी वजह से गलत हो गया। यहाँ देखो हैड बीन अनेबल, ये बिल्कुल सही है, सैड बिल्कुल सैड का सैड ही रहता है, ठीक है। हाँ, और देखो एक दे रखा है दिस एरिया, दिस एरिया को हम चेंज कर देते हैं किसमें, दैट एरिया में, ठीक है। हाँ, देखो इसमें इसमें दिस एरिया था, इसकी वजह से गलत हो गया, ठीक है। चलिए तो इसका जो आंसर बनेगा हमारा वो होगा सी ऑप्शन, ठीक है। माई ब्रदर सैड ही हैड बीन अनेबल टू बुक एनी रेस्टोरेंट इन दैट एरिया, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा फोर्थ, ये ईडियम पूछा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। देखो ईडियम है इट्स ऑल ग्रीक टू मी, यहाँ पे ये ग्रीक, आप इसको कैसे याद करोगे, देखो इसको हिंदी में कह देते हैं काला अक्षर भैंस बराबर, ठीक है। अब आप इसको कैसे याद करोगे, मतलब अब काला अक्षर भैंस बराबर मतलब कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही आपको, ठीक है। अब जैसे सभी के लिए अब इसको ऐसे याद करना, ग्रीक, ग्रीक लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है। हाँ, इट्स ऑल ग्रीक, ये सारी जो भाषा लिखी गई ये मेरे लिए तो क्या है, ग्रीक है। ग्रीक का मतलब आपको तो ग्रीक लैंग्वेज आती नहीं है, जब ग्रीक लैंग्वेज नहीं आती तो आपको समझ में नहीं आएगा, कहने का मतलब आ न्यू एक्सपीरियंस होगा क्या, नहीं। बाइंग डिफरेंट थिंग्स विच डोंट हैव एनी पर्पज, नहीं, नो। आई कांट अंडरस्टैंड एनीथिंग, बिल्कुल राइट, क्योंकि चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी, तो आई कैन नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, मैं कुछ भी चीज समझ नहीं सकता, काला अक्षर भैंस बराबर, ठीक है। कोई भी चीज समझ में नहीं आना, इट्स ऑल ग्रीक टू मी, बहुत आसान ईडियम है, आप लोगों को याद हो जाएगा, थोड़ा सा आप फोकस करोगे, आप लोगों को करना है ग्रीक, ग्रीक से याद करना है, ग्रीक लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आती है, कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही तो कहोगे आप इट्स ऑल ग्रीक टू मी, काला अक्षर भैंस बराबर, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ नंबर ऑफ व्हील्स, देखो ये कलेक्टिव नाम का क्वेश्चन है, ये वन वर्ड में पूछा गया है, इसका OWS पूछा गया है, ठीक है। हाँ, वन वर्ड पूछा है। अब देखो कलेक्टिव नाउन का क्वेश्चन दे रखा है, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। अब आप लोगों को बताना है कि वेल्स जो होती हैं, वेल्स जो होती है वो पानी में होती है, ठीक है। अ नंबर ऑफ वेल्स, एक साथ बहुत सारी वेल का जो वेल का ग्रुप होता है उसे क्या कहते हैं, तो वेल्स का जो ग्रुप होता है उसे कहा जाता है क्या, उससे हम कहते हैं स्कूल, क्या बोलते हैं, स्कूल बोला जाता है उसे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ए ऑप्शन, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। स्कूल का जो स्कूल किसका ग्रुप है, वेल्स का है, ठीक है। वेल्स का भी कह लो, एक होता है सार्क्स, है ना, उसका भी यही होता है, आप कहना पड़ेगा स्कूल ऑफ वेल्स या स्कूल ऑफ सार्क्स, इसे हम कहते हैं ना टीम ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर्स की टीम होती है, ठीक है। हाँ,
तरह से हम यूज करते हैं इसको। तो ये कलेक्टिव नाउन की बात चल रही है। तो कलेक्टिव नाउन में आपने पढ़ा होगा, जैसे लिखा हुआ है, एक वर्ड है हमारा पैक। देखो पैक किसका होता है, पैक किसका ग्रुप होता है? पैक होता है अ ग्रुप ऑफ व्हेल्स, अ ग्रुप ऑफ सॉरी वुल्फ्स, भेड़ियों का ग्रुप होता है। ठीक है, तो भेड़ियों का ग्रुप होता है, उसे हम क्या कहते हैं? पैक। आप कहोगे अ पैक ऑफ वुल्फ्स। ठीक है, टीम मैंने आपको बताया प्लेयर्स का ग्रुप होता है। ठीक है, एक वर्ड आ रहा है आपका फ्लॉक। फ्लॉक जो होता है, फ्लॉक हम यूज कर देते हैं, वर्ड्स के लिए भी यूज कर देते हैं। ठीक है, पक्षियों के लिए या पीजन्स के लिए भी यूज कर देते हैं, है ना? आ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। ठीक है, तो पक्षियों का जो ग्रुप होता है उसे हम फ्लॉक कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा चीजें। तो देखो, अगर आपने अगर थोड़ा सा फोकस किया है तो आपको समझ में आ जाएगा। एक स्कूल, ये व्हील्स का एक और होता है पोड। ठीक है, पोड को भी कहा जाता है ना? आप लोग कह सकते हैं आ पोड ऑफ व्हील्स, लेकिन पोड जो है वो ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, स्कूल है, इसलिए आंसर ये बनेगा हमारा। चलिए, इसका आंसर होगा स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिस सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। ठीक है, हाँ, एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन है, एक्टिव वॉइस का आंसर देना है। देखो ये कैन, आप लोग ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। पैसिव वॉइस को कैसे पहचानना है? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में आती है। ठीक है, यहाँ पे देखो यार बी के साथ डन आ रहा है। ठीक है, और जो मॉडल होते हैं, मॉडल के साथ में फर्स्ट फॉर्म आती है एक्टिव वॉइस में, और इसका पैसिव वॉइस बनता है मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है। इसको हम इधर रिपीट कर देंगे। ठीक है, हाँ, तो कैन, देखो यहाँ पे इसका आंसर बन जाएगा हमारा, ऑप्शन बन जाएगा हमारा ए आंसर, ओनली रमेश कैन डू दिस जॉब। ठीक है, हाँ, क्योंकि एक्टिव पैसिव, ये हमारा पैसिव से क्या बनाना था? एक्टिव वॉइस पूछा गया है। ठीक है, हाँ, एग्जाम में क्वेश्चन दोनों तरह से आ जाते हैं, एक्टिव से पैसिव पूछ लेगा, पैसिव से एक्टिव पूछ लेगा। तो पैसिव दे रखा है, एक्टिव पूछा हमसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको बताना है जिसकी स्पेलिंग गलत है। देखो यहाँ पे दिख पा रहे हैं, फर्स्ट है एशल। देखो इसकी स्पेलिंग क्या है? रॉन्ग है, तो इसका आंसर ऑप्शन है ए है। क्यों है इसकी रॉन्ग? क्योंकि इसकी स्पेलिंग जो करेक्ट स्पेलिंग होती है उसमें एल एक ही आता है, ये स्पेलिंग होता है, ये होता है गलियारा। ठीक है, मिसशीफ, मिसशीफ की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, शरारत, शरारत कह लो या बुराई कह लो। ठीक है, मिसशीफ, मिसशीफ से एक वर्ड बनता है मिसचीवियस। ठीक है, याद रखना आप लोग, मिसचीवियस अच्छा वर्ड है। मिसचीवियस होता है, एडजेक्टिव का काम करता है, इसका मीनिंग होता है शरारती। ठीक है, हाँ, बाकी की सट्टल, सट्टल जो वर्ड है इसकी स्पेलिंग भी करेक्ट है। ठीक है, इसकी स्पेलिंग में कोई दिक्कत नहीं है। आपका कमेटी, कमेटी की भी स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि कमेटी की जो स्पेलिंग होती है ना, और इसका शप्टल का मीनिंग होता है बारीक। ठीक है, हाँ, कमेटी की स्पेलिंग सही है, कमेटी का जो मीनिंग होता है वो होता है समिति। ठीक है, कमेटी की स्पेलिंग को याद रखना आप लोग, कमेटी की स्पेलिंग में एम डबल आता है, टी डबल आता है, ई डबल आता है। तो आप लोगों को याद करना है एम स्क्वायर, टी स्क्वायर और ई स्क्वायर। ठीक है, आप लोग इस तरह से याद करोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, मिसशीफ को ऐसे याद करोगे, मिस प्लस चीफ, मिस लिख दो और फिर चीफ लिख दो, मिसशीफ हो जाएगा। ठीक है, हाँ, देखा होगा आपने, जो बच्चे होते हैं वो बुराइयों की तरफ जल्दी से मुड़ जाते हैं, है ना? तो कहा जाता है द चिल्ड्रन आर प्रोन टू मिसशीफ। ठीक है, हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन अगला जो आया है वो क्लोज टेस्ट का है। ठीक है, क्लोज टेस्ट
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये आप लोगों के प्रीलिम्स में पूछा जा रहा है, ठीक है। हाँ, क्योंकि प्रीलिम्स में क्या होता है, या तो पैसेज पूछा जाएगा, आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, या आपका क्लोज टेस्ट पूछा जाएगा। तो दोनों में से एक पूछा जाता है, लेकिन पिछले 2 साल से आपका क्लोज टेस्ट ही ज्यादा प्रीलिम्स में आ रहा है, ठीक है। दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मेंस में दोनों आते हैं, आरसी भी आता है, आपका क्लोज टेस्ट भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोज टेस्ट दिया हुआ है। क्लोज टेस्ट एक पैराग्राफ होता है, एक आरसी होता है, लेकिन इसमें बीच बीच में ब्लैंक्स होते हैं, और ब्लैंक्स को आपको फिल करना पड़ता है। इसलिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको जब भी आप क्लोज टेस्ट करने बैठे तो सबसे पहले आप इसको रीड करें, रीड करने के बाद में ही आप ऑप्शंस लगाएं, क्योंकि रीड करने के बाद पता चल जाएगा कि क्लोज टेस्ट जो पैराग्राफ है वो किसके बारे में बात कर रहा है। जिसके बारे में बात कर रहा है उन्हीं वर्ड्स को हमें फिल करना है। कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो पैराग्राफ में दिए होंगे और वो ऑप्शंस में, अगर वो ऑप्शंस में है तो वो डेफिनेटली वो आपके आंसर्स बनेंगे, ठीक है। देखो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। वर्ड साइंटिस्ट इज अ जनरल टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब समवन हु रिसर्चेस एंड एग्जामिन्स वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड, attain a better understanding of how things work and function. There are C dash specializations of scientists, and depending on which field of study one chooses to follow, the work can vary. Each scientist, however, the scientific method which is a strict set of rules that ensure all new discoveries are factual and no just speculation, ठीक है। चलिए अब देखते हो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है उसका हमें देखना है। चलिए तो देखो यहाँ पे दे रखा है, फर्स्ट पे आते हैं। अब यहाँ पे देखो, हाँ एक थोड़ा सा इसमें ऑप्शन नहीं लिखे, देखो एक मिनट। ऑप्शन है यहाँ पे, एक ऑप्शन है ए, एक ऑप्शन है आपका नीदर, और एक ऑप्शन है आपका सी ऑप्शन द, और डी ऑप्शन है एन। अब ये 4 ऑप्शन है। 8 देखो, ए जो फर्स्ट है इसमें आपको ये इसका है, विच ऑफ द, क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन रिप्लेस द ब्लैंक मार्क्ड एज ए इन द पैसेज। अब देखो यहाँ पे कौन सा वर्ड आपका फिल किया जाएगा। देखो ए तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर्टिकुलर बात की जा रही है, वर्ड किसकी, साइंटिस्ट। साइंटिस्ट वर्ड को डेफिनेट किया गया है, डिफाइन किया गया है, और डेफिनेट करते हैं तो हम द आर्टिकल लगाते हैं, ठीक है। तो नाइदर का भी यूज नहीं होगा, ये भी ऑप्शन गलत है, बी। सी ऑप्शन लगेगा, है ना। ए और एन तो जनरल सेंस में लगाते, तो यहाँ पे हमारा वर्ड क्या फिट होगा, द वर्ड साइंटिस्ट। द वर्ड साइंटिस्ट क्योंकि डिफाइन किया जा रहा है, डेफिनेट बनाया जा रहा है, डेफिनेट वाले सेंस में हम जब डिफाइन डेफिनेट बनाते हैं तो हम द लगाते हैं, ठीक है। द वर्ड साइंटिस्ट इज अ जनरल टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब समवन। अब देखो, रिसर्च एग्जामिन्स वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड डैश। अब डैश देखते हैं अगला वाला। अगला वाला कह रहा है ऑप्शन में दे रखे ऑफ हेयर इन ऑर्डर टू। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये आपका कह रहा है कि अटेन, है ना, किस, आपको अटेन करना, क्या अटेन करना है, अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, क्या अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको समझनी है, प्राप्त करनी है, ठीक है। किस, अब देखो ये चीज क्या की जा रही है। अब देखो ऑप्शन आ रहे हैं आपकी यहाँ पे, ऑप्शंस जो दे रखे हैं, ऑफ, ऑफ तो बिल्कुल नहीं बैठेगा, है ना, ऑफ का सेंस ही नहीं आ रहा, हेयर भी नहीं बैठ रहा, इन भी नहीं बैठ रहा, लेकिन एक बैठ रहा है इन ऑर्डर टू, ताकि, है ना, इन ऑर्डर टू बैठ रहा है, क्यों, क्योंकि हमें किसकी बात की जा रही है, अटेंड करने की बात की जा रही है, इन ऑर्डर टू अटेंड। इन चीजों को, बेटर अंडरस्टैंडिंग को प्राप्त किया जा सके, फिजिकल, है ना, किस तरह से वर्क और फंक्शन की, किस तरह से ये चीजें काम करती हैं, इनको प्राप्त किया जाता है, इसलिए यहाँ ऑप्शन बैठ रहा है इन ऑर्डर टू। देयर आर, अब देखो आर, आर आ रहा है, प्लूरल वर्ब आ रही है, तो सब्जेक्ट, देयर से सेंटेंस स्टार्ट होते हैं, वहां पे सब्जेक्ट आता है हेल्पिंग वर्ब के बाद में। हेल्पिंग वर्ब क्या आ रही है, आर, आर प्लूरल वर्ब है, तो सब्जेक्ट भी क्या होगा, प्लूरल होगा। देखो स्पेशलाइजेशन प्लूरल नाउन है, ठीक है, तो यहाँ डिटर्मिनर्स भी जो आएगा प्लूरल वाला आएगा। देखते हैं यहाँ पे सी में क्या क्या आ रहे हैं। देखो यहाँ पे सी में आपके ऑप्शंस हैं, सॉरी, ऑप्शन जो है, एक ऑप्शन है हमारा आर सेल्स, ठीक है, ये मिसप्रिंट हो गया है, और दूसरा ऑप्शन है हमारा देम सेल्फ, और थर्ड ऑप्शन है हमारा योर्स।
और लास्ट वाला ऑप्शन है हमारा मैनी। ये ऑप्शन से हैं, ठीक है। हाँ चलिए, तो देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ देखो आर सेल्स तो आएगा ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि स्पेशलाइजेशंस की बात की जा रही है। डेम सेल्फ भी नहीं आएगा, रिफ्लेक्शन प्रोनाउन की तो यूज ही नहीं है, यहाँ डिटरमिनर्स की डिमांड है, ठीक है। योर्स भी नहीं है, तो यहाँ पे आंसर बनेगा हमारा क्या, मैनी। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 10 वाले का। देखो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे किसका यूज होगा, मैनी का। मैनी, देयर आर मैनी स्पेशलाइजेशंस ऑफ, साइंटिस्ट के बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस हैं, एंड डिपेंडिंग ऑन, और वो डिपेंड करते हैं फील्ड पे, इस फील्ड ऑफ स्टडी जो वो जो चूज करते हैं, फॉलो करते हैं। द वर्क कैन वेरी, वर्क कैन वेरी। अब देखो कैन वेरी, वेरी मतलब मेन वर्ब है, मेन वर्ब है, और उसको वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है, देखो अब डी लास्ट में दे रखा है, तो यहाँ पे एडवर्ब आएगा। डी वाले ऑप्शन में क्या आएगा, यहाँ एडवर्ब की लोकेशन है। अब देखते हैं एडवर्ब किस वाले ऑप्शन में है। चलो देखो, ग्रेटनेस, ग्रेटनेस तो नाउन है, ग्रेटनेस का तो यूज होगा नहीं। ग्रेटर ये एडजेक्टिव है, और पॉजिटिव डिग्री नहीं, कंपैरेटिव है, ये भी नहीं होगा। एक है ग्रेटेस्ट, ये भी एडजेक्टिव है, इसका भी यूज नहीं होगा। ग्रेटली का यूज होगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ एडवर्ब है, क्योंकि यहाँ एडवर्ब की डिमांड की जा रही है। देखो ऑप्शंस, एडवर्ब आएगा। ग्रेटली क्यों आएगा, देखो यहाँ पे लगाते हैं, बेरी, द वर्क कैन बेरी ग्रेटली, ठीक है, ये बताया मैंने। ग्रेटली किसको क्वालिफाई कर रहा है, बेरी को। ईच साइंटिस्ट, प्रत्येक साइंटिस्ट, हाउएवर, फिर भी प्रत्येक साइंटिस्ट क्या करता है, द साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक मेथड को प्रत्येक साइंटिस्ट फॉलो करता है फिर भी, तो यहाँ पे आएगा फॉलोज। फॉलोज क्यों आ रहा है, ईच साइंटिस्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब में क्या लगाते हैं, एस यस। प्रत्येक साइंटिस्ट साइंटिफिक मेथड फॉलो करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऑप्शंस पे आ जाते हैं, इस वाले ऑप्शंस में फॉलोज आ रहा है, अनुसरण करता है, फॉलो तो आएगा ही नहीं, ये बताया मैंने, फॉलोज आता है, साइंटिफिक मेथड को फॉलो करता है। फ्लो नहीं, फ्लो तो बहना होता है, फ्लो का तो सेंस ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो अनुसरण करना, अनुसरण करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, द सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। जो वर्ड दे रखा है स्कार्स, इसका हमें क्या बताना है, इसका हमें एंटोनिम बताना है, ठीक है, अपोजिट बताना है आपको। तो अपोजिट बताते हैं। स्कार्स का मतलब क्या होता है, स्कार्स का मतलब होता है कमी, ठीक है। और स्कार्स जो होता है ये काम करता है किसका, कमी होता है, कमी, ठीक है, हाँ कमी है। और मीगर, मीगर का मतलब भी क्या होता है, कमी होता है, मीगर माने भी कमी होता है। ये तो इसका क्या है, ये तो इसका सिनोनिम है, ठीक है। तो मीगर माने क्या होता है, कमी, ये तो सिनोनिम है। पूछा क्या है उसने, एंटोनिम पूछा है, ठीक है, अपोजिट पूछा है, इसका आपको एंटोनिम बताना है। तो ये मीगर तो सिनोनिम का काम कर रहा है, ठीक है, याद रखना। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। रेयर, रेयर माने होता है दुर्लभ, रेयर भी नहीं होगा, रेयर का ये इसका मीनिंग होता है दुर्लभ, कोई चीज बड़ी मुश्किल से मिलती है उसे कहते हैं रेयर, ठीक है। अबंडेंट, अबंडेंट जो होता है एडजेक्टिव का काम करता है, बहुत ज्यादा, है ना, अत्यधिक। अबंडेंट का मतलब होता है अत्यधिक, ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या बनेगा, सी बनेगा। देखो एक वर्ड आ रहा है आपका सॉर्टेड, सॉर्टेड का मतलब होता है गिनौना, ठीक है। सॉर्टेड का मतलब होता है गिनौना, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डिसगस्टिंग, ठीक है, कहते हैं बहुत घिनौना है, डिसगस्टिंग है, ठीक है, हाँ डिसगस्टिंग कह लो, या फिर आप ये सॉर्टेड जो होता है वर्ड, ये काम किसका करता है, एडजेक्टिव का काम करता है, ठीक है, हाँ। एक वर्ड और होता है स्लिमी, स्लिमी भी कह देते हैं, ठीक है, हाँ। तो स्कार्स का कमी है तो बहुत ज्यादा, अत्यधिक, ठीक है। अबंडेंट इसका आंसर बनेगा। नंबर, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट एंटोनेम, इसमें भी क्या पूछा है, एंटोनेम पूछा है, अपोजिट पूछा है। वर्ड क्या दे रखा है, डिटेस्ट, डिटेस्ट वर्ड जो होता है ये वर्ब का काम करता है, ठीक है। डिटेस्ट का मतलब होता है घृणा करना, घृणा करना, ठीक है, हाँ। याद रखना है आपको कि अगर आपसे सिनोनिम और एंटोनेम के क्वेश्चन पूछे जाएं वोकैब में, याद रखना, सिनोनिम एंटोनेम में याद रखना है, वर्ब का सिनोनिम वर्ब बनेगा, एंटोनेम भी क्या बनेगा, वर्ब बनेगा। नाउन का सिनोनिम नाउन बनेगा,
एंटोनेम भी क्या बनेगा, नाउन, ठीक है। एडजेक्टिव का सिनोनिम एडजेक्टिव बनेगा और एंटोनेम भी एडजेक्टिव बनेगा। एडवर्ब का सिनोनिम एडवर्ब बनेगा, एंटोनेम भी एडवर्ब बनेगा, हमेशा सेम पार्ट ऑफ स्पीच। तो सिनोनिम एंटोनिम हमेशा सेम पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। अब देखो आप लोगों को देखना है कि इसमें वर्ब का काम कौन कर रहा है। इमेंस, इमेंस का मतलब जो होता है वो तो क्या होता है, ये तो इमेंस जो होता है ये तो एडजेक्टिव होता है, ठीक है। चाहे आपको मीनिंग भी नहीं पता है, पार्ट ऑफ स्पीच बताए तो आप क्वेश्चन को कर दोगे। इमेंस का मतलब होता है विशाल, है ना, बहुत बड़ा, हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कह देते हैं हुज, है ना, बहुत बड़ा होता है, विशाल होता है। क्लमसी, क्लमसी का मतलब होता है बेढंगा, अनाड़ी। क्लमसी ये तो होता है, ये भी एडजेक्टिव होता है, ठीक है। इसका मीनिंग होता है अनाड़ी, अनाड़ी कह लो या फिर बेढंगा, है ना, जिसमें लखन नहीं है, जिसमें कुछ नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, दोनों एडजेक्टिव है। वेस्ट, वेस्ट करना ये वर्ब है, नष्ट मतलब वेस्ट करना, बर्बाद करना, है ना, व्यर्थ करना, किसी चीज को वेस्ट कर रहे हैं हम, बेकार है, बेकार, वेस्ट होता है, ठीक है। एक होता है एडमायर, एडमायर वह होती है, एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना, ठीक है, तारीफ करना, जिसे कहते हैं एडमायर। तो इसका आंसर क्या बनेगा हमारा, एडमायर बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। नाइदर ऑफ द फोर क्लर्क्स कुड कंफर्म द वेयर अबाउट्स ऑफ द मैनेजर। देखो एक वर्ड आ रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, वेयर अबाउट्स, ठीक है। वेयर अबाउट्स का मतलब होता है निवास, है ना, ध्यान रखना, वेयर अबाउट्स रेजिडेंस को कहते हैं वेयर अबाउट्स, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है एसएससी में, ठीक है, सीजीएल में आया हुआ है वेयर अबाउट्स। तो चार क्लर्क्स में से कोई भी कंफर्म नहीं कर पाया था मैनेजर का एड्रेस, मैनेजर का रेजिडेंस कोई भी कंफर्म नहीं कर पाया था। अब देखो कितने क्लर्क्स हैं, 4, और ये प्रोनाउन की एरर है, एरर स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है, आपको एरर डिडक्शन का बताना किस पार्ट में एरर है, जिस पार्ट में एरर होती है वो आंसर होता है, ठीक है। चलिए तो देखो यहाँ पे 4 क्लर्क्स की बात की जा रही है, 4 क्लर्क्स हैं, 4 के लिए हम नाइदर का यूज नहीं करते, नाइदर का तो यूज 2 के लिए करते हैं, तो यहाँ पे यूज करेंगे नन ऑफ, है ना, नन का यूज करेंगे, नन ऑफ द 4 क्लर्क्स। तो आंसर हमारा ए ऑप्शन होगा, फर्स्ट पार्ट में एरर थी, ठीक है। हाँ, 2 के लिए नाइदर लगाते हैं, नाइदर का मतलब 2 में से कोई भी नहीं, नाइदर ऑफ का मीनिंग होता है 2 में से कोई भी नहीं, और नन ऑफ का मीनिंग होता है 2 से ज्यादा में से कोई भी नहीं। तो कितने क्लर्क्स हैं, 4, 4 में से किसी ने भी कोई भी कंफर्म नहीं कर पाया था, कुड, कुड का मतलब कंफर्म नहीं कर पाया था, इसका एड्रेस मैनेजर का, ठीक है। तो आंसर हमारा ए ऑप्शन है, फर्स्ट पार्ट में ऑप्शन में एरर थी। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। इफ वी एग्जामिन केयरफुली, यदि तुम एग्जामिन केयरफुली एग्जामिन करोगे, देखो ये याद रखना है आप लोगों को कि कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है, और कंडीशनल सेंटेंस का टाइप 1 जो होता है उसमें देखो ये आपका क्लॉज जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और सबऑर्डिनेट जो क्लॉज होती है उसका पता कैसे चलता है, पता चलता है इफ से, इफ कंजंक्शन जो है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और सबऑर्डिनेट जो क्लॉज होती है वो प्रेजेंट सिंपल में होती है, बिल्कुल बिल्कुल सही है ये पार्ट। यदि हम केयरफुली एग्जामिन करेंगे तो वी कैन कंक्लूड, हम कंक्लूड कर सकते हैं दैट द न्यू प्रोटोटाइप, जो नया प्रोटोटाइप, फर्स्ट डिवाइस, प्रोटोटाइप होता है फर्स्ट डिवाइस जो लॉन्च होता है, विल बी द बेस्ट ऑफ द 2 डिवाइसेस, 2 डिवाइसेस में से बेस्ट। अब देखो 2 की बात की जा रही है, 2 के लिए हम बेस्ट का यूज नहीं करते, 2 के लिए हम यूज करते हैं बेटर का, ठीक है। तो यहाँ बेस्ट नहीं आएगा, बेटर आएगा। याद रखना एक क्वेश्चन आप लोगों ने आर्टिकल में पढ़ा होगा, जैसे मैं सेंटेंस लिख देता हूँ, सी इज द बेटर ऑफ द 2 सिस्टर्स। देखो दो दो की चॉइस की बात की है, 2 की चॉइस में हम क्या लगाते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, और कंपैरेटिव डिग्री से पहले क्या लगाते हैं, द आर्टिकल, ठीक है। तो याद रखना द आर्टिकल का यूज कंपैरेटिव डिग्री से पहले कब होता है, जब 2 की चॉइस की बात हो, उसमें हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, इसलिए आंसर जो है हमारा वो हमारा सी ऑप्शन है, सी पार्ट में एरर थी, ठीक है। हाँ, तो हमें बेस्ट को बेटर करना पड़ेगा, द बेटर ऑफ द 2 डिवाइसेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। अब देखो ये हमारा किसका क्वेश्चन आ गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का आ गया। ये यहाँ पे ये वाला पार्ट है हमारा अंडरलाइन किया हुआ है, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज,
अब आ नंबर ऑफ जो होता है नंबर ऑफ, इसके बाद में प्लूरल नाउन आता है ना, लेकिन वर्ब कैसी आती है, इसके बाद में वर्ब प्लूरल आती है अ नंबर ऑफ के बाद में, ठीक है। अ नंबर ऑफ प्लूरल नाउन लेता है, लेकिन वर्ब भी कैसी लेता है, प्लूरल लेता है। द नंबर ऑफ जो होता है उसके बाद प्लूरल नाउन आता है, लेकिन वर्ब सिंगुलर आती है, ठीक है। अब अ नंबर ऑफ के साथ तो इज आ रहा है, ये तो गलत है, इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। मैनी आ, मैनी ए जो होता है या आ कह लो, मैनी ए या एन, इसके साथ सिंगुलर नाउन आता है और वर्ब भी सिंगुलर आती है, तो ये भी गलत है हमारा ऑप्शन। ऑल के साथ दा लगाते हैं और द आर्टिकल यूज करते हैं और प्लूरल नाउन आता है, ये तो सिंगुलर है, ये भी गलत हो गया, ठीक है। अब देखो ये इंप्रूवमेंट तो गलत है ही है, तो आंसर क्या बनाएगा हमारा, सी ऑप्शन, मोर देन वन स्टूडेंट इज, ये बिल्कुल सही पैटर्न है, देखो इसको हम फिल करेंगे, मोर देन वन स्टूडेंट इज नॉट प्रेजेंट एट द असेंबली हॉल, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर होता है मोर देन वन, और मोर देन वन के बाद में सिंगुलर नाउन आता है और सिंगुलर वर्ब, ठीक है। ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से लिया गया क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने नोट्स में लिखा होगा, पढ़ा होगा ये वाला स्ट्रक्चर, मोर देन वन, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे वर्ब इसके अकॉर्डिंग आ जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। सपोजिंग दैट द डॉक्टर टेल्स अस टू कम सून, वी विल बी आर फ्लाइट्स इमीडिएटली, है ना। चलिए ये बताओ, अब देखो एक कंडीशनल आ गया हमारा सपोजिंग वाला, ठीक है। सपोजिंग वाला कंजंक्शन अब देखो सपोजिंग के साथ में ना, ध्यान रखना है, सपोजिंग के साथ में इफ का यूज नहीं होता, ठीक है। या तो इफ का यूज करो, दोनों में से किसी एक का यूज करना पड़ेगा, या तो सपोजिंग का यूज करो या फिर इफ का यूज करो, दोनों में से एक का यूज करना पड़ता है। आप इफ का यूज कर रहे हो तो सपोजिंग का यूज नहीं करोगे, और जब आप सपोजिंग का यूज कर रहे हो तो इफ का यूज नहीं करोगे, ठीक है। दोनों एक साथ नहीं आते, दोनों एक साथ आ रहे हैं, देखो इसमें आ रहे हैं फर्स्ट में, ही गलत हो गया, ये हमारा ऑप्शन गलत है, ठीक है, सी वाला गलत है। अब देखो बची हमारे पास में बी और डी, देखते हैं। अब देखो हमने कहा कि अभी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होती है वो प्रेजेंट सिंपल में होती है, और दूसरी जो क्लॉज होती है मेन क्लॉज, वो हमारी फ्यूचर सिंपल में होती है। तो देखो दूसरी वाली क्लॉज जो है हमारी, ये मेन क्लॉज है और ये फ्यूचर सिंपल में है, ठीक है। हाँ ये पैसिव वॉइस में दे रखा है, फ्यूचर सिंपल में है, लेकिन ये वाली क्लॉज जो है ये प्रेजेंट सिंपल में है, और प्रेजेंट सिंपल में कैसे पता चला, टेल्स आ रहा है, तो ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही है, और सही है तो बी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, डी वाला आंसर बनेगा, नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है। ऐसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे लिखता हूँ, इफ यू स्टडी रेगुलरली यू विल बी पास्ड, देखो ये यही कॉन्सेप्ट है, यदि आप स्टडी रेगुलरली करोगे तो आप एग्जाम में क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। तो स्टडी फर्स्ट फॉर्म आ रही नहीं, आ रही, यू के साथ फर्स्ट फॉर्म है, यू की जगह अगर ही होता तो हम स्टडीज लिखते, ठीक है। हाँ ऐसे यूज करते, रेगुलरली ही विल बी पास्ड, तो यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इफ का यूज कर लो, इफ का यूज नहीं कर रहे हो तो आप सपोजिंग का यूज कर लो, ठीक है, एक का यूज करोगे आप, इसलिए आंसर नो इम्प्रूवमेंट बनेगा। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, जो वर्ड दे रखा है इसका क्या बताना है आपको, सिनोनिम बताना है। अब डिस्क्लोज का मीनिंग क्या होता है, डिस्क्लोज का मतलब होता है किसी व्यक्ति या वस्तु को, व्यक्ति या वस्तु को अपने पद से हटाना, अपनी जगह, जगह या पद से हटाना, ठीक है। डिस्क्लोज कर दिया, कोई भी पर्सन है अपनी जगह पे, है ना, कोई अपनी किसी पोस्ट पे बैठा हुआ है और उस पोस्ट से आपने उसे हटा दिया है, ठीक है। किसी चीज, कोई जगह, किसी चीज, कोई भी चीज है उस जगह रखी है, उसको उसकी जगह से हटा दिया गया है, तो वहां पे हम डिसलॉज का यूज करते हैं, ठीक है। प्लांट, प्लांट का मतलब तो पौधे होते हैं, इसका मतलब स्टे माने रुकना होता है, ये तो बिल्कुल नहीं है। एक कंपनी का मतलब होता है साथ देना, ठीक है, ये भी वर्ब है, साथ देना,
ठीक है, ये तो बिल्कुल नहीं है। रिमूव, रिमूव का मतलब भी हटा देना, निकाल देना, तो रिमूव हो जाएगा आंसर नंबर 20। 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक डैश गोइंग टू बी द टॉपर इन द अपकमिंग सेमेस्टर। ठीक है, अब देखो ये वाला पैटर्न दे रखा है, ये पैटर्न मैंने प्रोनाउन में पढ़ाया है, इट प्लस बी फॉर्म प्लस सब्जेक्टिव केस प्लस हु और फिर डैश डैश डैश। हु के बाद में जो वर्ब आती है उसका डिसाइड करता है ये वाला, ये डिसाइड करता है। तो देखो यहाँ पे इट इज आई है ना, पहली बात तो मी नहीं होगा, इट इज मी, ये मी वाले गलत हो जाएंगे, आई वाले सही होंगे, दोनों में इट इज आई आ रहा है। लेकिन देखो हु के बाद में आर आ रहा है, जबकि आई के अकॉर्डिंग क्या आएगा, एम आएगा, आर नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। आंसर हमारा क्या बना, बी। सी तो गलत है ही, डी भी गलत है, तो आंसर बी होगा। तो यहाँ लिखना पड़ेगा इट इज आई, यह मैं ही हूं, हु एम गोइंग टू बी द, जो आने वाली जो सेमेस्टर एग्जाम है उनमें मैं टॉपर होने जा रहा हूँ, ये मैं ही हूँ। ठीक है, हाँ, कराया है मैंने क्लास में क्वेश्चन ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है वो हमारा फ्रेजल वर्ब का है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। अब देखो फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे, फ्रेजल वर्ब होती क्या है, फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है एग्जाम में, कि अगर वर्ब के साथ में हम प्रेपोजिशन को ऐड कर दें तो फ्रेजल वर्ब का फॉर्मेशन बनता है। फ्रेजल वर्ब वर्ब के मीनिंग से डिफरेंट होता है। ठीक है, कह रहा है कि आई पिक्ड अप द बुक, मैंने बुक को पिकअप किया, एंड इट डैश इन माई हैंड्स, और जो बुक थी वो मेरे हाथों में क्या हो गई थी, हाथों में उसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे। पिकअप तो कर लिया बुक को, लेकिन वो हाथों में फट चुकी थी, है ना। हाँ, तो एक फ्रेजल वर्ब होती है कम अपार्ट। कम अपार्ट का मतलब होता है टू ब्रेक इनटू पीसेस। ठीक है, कोई भी चीज टुकड़ों में टूट जाना। ठीक है, तो कम अपार्ट की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, केम अपार्ट। देखो ब्रोक डाउन, ब्रोक डाउन ब्रेक डाउन होता है, कोई मशीन होता है या कोई कार है, बाइक, कार है, बस है, उसका ब्रेक डाउन होता है, उसकी सेकंड फॉर्म होती है ब्रोक डाउन। कॉल ऑफ, कॉल ऑफ का मतलब कैंसिल कर देना, मीटिंग कैंसिल हो जाती है। कट डाउन, इलेक्ट्रिसिटी कट डाउन, है ना। तो ये तो बैठ ही नहीं रही है फ्रेजल वर्ब, फर्स्ट बैठ रही है केम अपार्ट, कम अपार्ट की सेकंड फॉर्म केम अपार्ट। क्वेश्चन नंबर हमारा 22, हमें बताना है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, हाइंड, हाइंड का मतलब क्या होता है, हाइंड का मतलब होता है पिछला भाग, किसी एनिमल के यूज करें तो पिछले पैर, पिछला, पिछले पैर भी बोल देते हैं, है ना, जो हिस्सा होता है पिछला हिस्सा होता है उसे हाइंड कहते हैं। देखो नियर, नियर माने पास होता है, ये तो ऑप्शन बैठ ही नहीं रहा है। ठीक है, रियर माने, रियर पीछे का होता है ना, रियर माने पिछला, रियर माने पिछला होता है। फर्स्ट माने प्रथम होता है, फर्स्ट तो फ्रंट माने आगे का होता है, तो रियर आंसर होगा। ठीक है, जैसे आप लोगों ने मोबाइल फोन होता है, मोबाइल फोन में कैमरे होते हैं, फ्रंट कैमरा, आप फ्रंट कैमरे से फोटो लोगे, या रियर कैमरा, रियर पीछे का कैमरा होता है। ठीक है, तो मोस्टली लोग फ्रंट कैमरे से लेते हैं। ठीक है, सेल्फी लेते हैं, और सेल्फी में स्मार्ट फ्रंट कैमरे से दिखाई देता है, तो फ्रंट अच्छा होता है, रियर से लोग ले लेते हैं, रियर से वीडियो बनवाओगे आप अदर लोगों से। ठीक है, चलिए 23, 23 क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड दे रखा है अर्नेस्ट, अर्नेस्ट जो वर्ड है ये किसका काम करता है, अर्नेस्ट जो वर्ड है ये आपका काम करता है एडजेक्टिव का, अर्नेस्ट आपका एडजेक्टिव होता है, जिसका मीनिंग होता है जोशीला, जोशीला है, फुर्तीला है ना, अर्नेस्ट है, ये इसका मीनिंग होता है। इनडिफरेंट ये भी एडजेक्टिव है, लेकिन इसका मीनिंग होता है उदासीन। उदासीन लोग वो होते हैं जिनके अंदर कुछ इमोशंस नहीं होती, खुशी हो रहा है और दुख है उसका पता नहीं चल पाता इन लोगों को, तो वो इंडिफरेंट होते हैं, उदासीन होते हैं। कहने का मतलब आप कह सकते हो इन अटेंटिव होते हैं, है ना। हाँ, उदासीन, जो फील ही नहीं कर पाते, ना प्लेजर फील होता है ना उनको सॉरो फील होता है। ठीक है, अगला वर्ड है थॉट। थॉट का मतलब होता है आपका विफल, ये भी एडजेक्टिव का काम करता है, थॉट ये विफल होता है।
जो सक्सेसफुल नहीं हुआ है ना, अनसक्सेसफुल है। आर्डेंट, आर्डेंट का मतलब जोशीला, है ना, आर्डेंट, आर्डेंट जोशीला है ना, आर्डेंट को याद करना। और आंटी, आर्डेंट, और आंटी कैसी है, और आंटी जोशीली है ना, और आंटी जोशीली है, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। सक्सीसेंट, सक्सीसेंट का मतलब, सक्सीनेट, सक्सीनेट का मतलब होता है आपका ब्रीफ, है ना, इसका मीनिंग होता है संक्षिप्त, आप कह देते हैं संक्षिप्त है, ब्रीफ है, शॉर्ट है ना, शॉर्ट भी कह देते हैं इसे। आप शॉर्ट में, ब्रीफ में कर दीजिए, ठीक है। तो ये वर्ड भी हमारा किसका काम करता है, एडजेक्टिव का काम करता है, ठीक है। अब है तो सारे वर्ड एडजेक्टिव, लेकिन यहाँ पे मीनिंग देखना जरूरी था, ठीक है। हाँ, मीनिंग के अकॉर्डिंग चलना था अपन को। नंबर 24, देखो ये PQRS आ गए, PQRS पैराजंबल आ गए, ठीक है। ये भी एग्जाम में आते हैं, प्री में भी पूछे जाते हैं, मेंस में भी आते हैं, आपको अरेंज करके बताना है, देखना है कौन सा फर्स्ट है कौन सा सेकंड है, ठीक है। चलिए, हाँ, इस वाले क्वेश्चन में आते हैं, चलिए। देखो यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे एक लाइन मिस हो गई है, मैं उसको लिख देता हूँ, जो फिक्स्ड है, ठीक है। एक फिक्स्ड वाला सेंटेंस यहाँ से मिस हो गया, द, वो सेंटेंस है हमारा, द आरूज यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी टीम, टीम आर द फर्स्ट, ये देखो फिक्स है ना, द आरूज यूनिवर्सिटी टीम आर द फर्स्ट, ये फिक्स्ड सेंटेंस है, ठीक है। हाँ, ये मिस हो गया था लिखना, लिखना भूल गए यहाँ पे, ठीक है। अब ये वाले जो हैं ये हमारे मोमेंट वाले हैं, PQRS, इनको हमें इसके अकॉर्डिंग, द आरूज यूनिवर्सिटी टीम आर द फर्स्ट, इसके अकॉर्डिंग अरेंज करना है। फर्स्ट क्या करने के लिए, जो फर्स्ट किस में है, टू डेवलप, यूनिवर्सिटी की जो टीम है वो किस में फर्स्ट है, टू डेवलप अ टेक्निक, है ना, टेक्निक को डेवलप करने में है। तो यहाँ पे इस वाले का पेयर सबसे पहले क्या बन रहा है, ये आर वाला सेंटेंस जो है, डिफरेंशिएट बिटवीन, है ना, बिटवीन आ गया। अब बिटवीन का पेयर क्या बनेगा, बिटवीन का पेयर बनेगा हमारा क्या, बिटवीन के बाद में एंड आता है तो आर बना, सबसे पहले क्या आएगा, आर आएगा। देखो, अब देखो यहाँ देख पा रहे हो, एक में पी आ रहा है स्टार्टिंग में, एक में क्यू आ रहा है, एक में पी आ रहा है, ये तो है ही नहीं, आर वाला सेंटेंस है ये वाले, RS, है ना, डिफरेंशिएट बिटवीन क्लियर ग्लास मैन्युफैक्चर्ड, फिर आएगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द रोमन, सॉरी, इन इजिप्ट एंड द लिवेंट, है ना, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द रोमन एम्पायर, क्योंकि बिटवीन का पेयर एंड बनेगा, है ना। तो याद रखना, आर के बाद में एस, एस के बाद में पी, पी के बाद में क्यू, तो RSPQ, बहुत आसान था, ठीक है। थोड़ा सा हमें लॉजिकल सोचना था, ठीक है। इसमें हमेशा याद रखो, जब भी इसका क्वेश्चन करने बैठो, आप लॉजिकल पेयर बनाओ, पेयर बनाना अगर आपको आ गया तो यहाँ आप एलिमिनेट कर पाओगे जल्दी से ऑप्शन को, और ये बाय प्रैक्टिस आता है, याद रखना, PQRS का बाय प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। और दूसरी बात, ये ऑप्शन से करने वाला ज्यादा है, ठीक है, ऑप्शन उठाओ भाई, बाई ऑप्शन करने वाला क्वेश्चन है ये, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। टाइम कब नहीं लगेगा, जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे, तो बाई ऑप्शन, है ना, प्रैक्टिस करनी है आपको ज्यादा से ज्यादा। अब ये क्वेश्चन मुश्किल से, मैं कह रहा हूँ 10 से 20 सेकंड में क्वेश्चन होने वाला है ये, ठीक है। जो अच्छे बच्चे होते हैं बिल्कुल करते हैं आसानी से, क्यों, प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाती है उनकी। तो रीडिंग करना स्टार्ट करें, जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा है तो रीडिंग जरूर करें आप डेली, है ना। सोने से पहले एक पैसेज करके सोएं आप रात को, ठीक है, आपसे ये PQRS हो जाएंगे आसानी से। लास्ट हमारा क्वेश्चन है 25 वाला, देखो क्या कह रहा है, यहाँ पे चारों मूवमेंट में है, ठीक है, उस वाले में तो एक फिक्स था, बाकी के मूवमेंट वाले थे, ये चारों मूवमेंट वाले हैं, ठीक है। ऑल्सो नेवर वॉश और ड्राई इट ऑन हाई हीट, avoid tossing it in for every stain or blemishing, spot clean whenever possible, then you will have to wash that instead of the blanket itself. The best way to wash a wetted blanket is to get a removable cover for it. देखो यहाँ पे आप एक देख पा रहे हैं, ऑल्सो नेवर, यहाँ तो नेवर वॉश, और ड्राई, ना तो वॉश करना है ना ड्राई करना है हाई हीट पे,
द बेस्ट वे टू वॉश अ वेटेड ब्लैंकेट। देखो पी का जो पेयर बन रहा है, मैंने कहा लॉजिकल पेयर बनाना, पी का एक लॉजिकल पेयर बन रहा है एस। पी का एक लॉजिकल पेयर क्या बन रहा है, पी एस, एस बन रहा है। तो देखो आप ऑप्शन में किस में पी एस है, देखो यहाँ तो पी के बाद में क्यू आ रहा है, ये तो है ही नहीं, ठीक है। ये एस पी है तो ये तो बिल्कुल नहीं है, ये भी बिल्कुल नहीं है। देखो ये बन रहा है पी एस, आ रहा नहीं आ रहा है, चेक कर लो पी एस वाला। फिर पी एस के बाद में क्या आएगा, उसके बाद में आएगा क्यू, फिर उसके बाद में आर। तो ये ऑप्शन हमारा बन गया पी एस क्यू आर। देखो मैंने यहाँ से एक ही पेयर बनाया लॉजिकल पेयर, पी एस, पी एस से क्वेश्चन हो गया, ठीक है। हाँ देखने इतना टाइम लगाने की जरूरत ही नहीं है इसमें। आई हो आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। इसी तरह की मैं लेके आऊंगा अगला सॉल्यूशन, अगला जितनी भी टेस्ट सीरीज होंगी सारा का सॉल्यूशन मैं यहाँ पे कराऊंगा। तो जिन बच्चों ने मुझे ज्वाइन नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियोस में, अगले सॉल्यूशन में। तब तक के लिए थैंक यू, ओके, बाय बाय, टेक केयर।